तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 39। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में एक ना एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इसमें है इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, comma, the following apparatus was set up. The following apparatus was set up. ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन है। यहाँ एक बड़ा सा रबर कॉर्क, रबर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लगा हुआ है, फिक्स कर रखा है उसको, इसके बेस में चिपका रखा है कंटेनर के। और इसके ऊपर एक नेल इधर लगा रखी है और एक नेल इधर लगा रखी है, कील, दो कीलें इसके अंदर लगा रखी हैं। उसके बाद इसमें यहां तक, इस पोजीशन तक एक लिक्विड भर रखा है। और इस वाली नेल से एक वायर बांधा हुआ है, ऐसे ही इस वाली नेल से भी एक वायर बांधा हुआ है, वायर का दूसरा हिस्सा। आप लोगों ने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें ये देखिएगा कि एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, इसका मतलब होता है बैटरी। इसका मतलब बैटरी होता है कि हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, तो एक बैटरी है और बैटरी के आगे यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है। बल्ब का सिंबल ये है, ये बल्ब का सिंबल होता है। और इधर एक स्विच दे रखा है इन्होंने। स्विच का सिंबल ऐसा होता है कि आपने एक ऐसे ब्रैकेट बना दिया और बीच में एक डॉट लगा दिया, तो ये स्विच है, ये बल्ब है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है इसमें वो क्या है, ये तो बीकर है, ये नेल है, ये है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, और ये है रबर कॉर्क, रबर कॉर्क। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स which of the following statement, ब्रैकेट में एस लिख रहा हूं, स्टेटमेंट्स इज
ब्रैकेट में है आर, इज आर करेक्ट? चार स्टेटमेंट्स दे रखी है। फर्स्ट है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज electrolyte electrolyte is not acidic। ऑप्शन सेकंड देखिएगा, ऑप्शन सेकंड में है bulb will glow because NaOH is a strong base। bulb will glow because NaOH is a strong base। bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction and furnishes ions for conduction, furnishes ions for conduction। सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट, bulb will not glow because circuit is incomplete। will not glow because circuit is incomplete। फोर्थ है bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution। because it depends upon the type of electrolytic solution। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है सेकंड ओनली, और ऑप्शन डी है फोर्थ ओनली। ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बस ये बताना है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ सही वाली आइडेंटिफाई करनी है, गलत वाली को छोड़िए। अब पहले तो ये एक्सपेरिमेंट समझ लो, और एक्सपेरिमेंट समझने से पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जो बेसिस के सॉल्यूशन होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस का कोई डिफरेंशिएशन पॉइंट नहीं है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कंडक्शन के मामले में दोनों के सॉल्यूशन जो है वो कंडक्शन करते हैं, पहली चीज तो ये हो गई। तो अब आप ये देखो कि अगर ये नेल लगा हुआ है, ये नेल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस वायर में और इस वायर में किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इस वायर में अगर मान लीजिए इसमें लिक्विड सॉल्यूशन ना हो तो ये बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी लाइट प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। तो बैटरी में से करंट निकलेगा। करंट की प्रॉपर्टी होती है आप लोग ध्यान रखिए, अभी सेकंड टर्म में पढ़ेंगे इसको। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और घूम फिरकर नेगेटिव टर्मिनल में आता है इफ द सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट कब होता है?
जब बीच में वायर में किसी तरीके की कोई ब्रेकेज नहीं होती, वायर बीच में से टूटा हुआ नहीं होता, तो हम बोल देते हैं कि सर्किट हमारा कंप्लीट है। ठीक है। अब आप देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला 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 निकला, यहाँ नेल तक पहुंचा। नेल तक पहुंचने के बाद में सोचो कि यहाँ पर कोई लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ नहीं है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है फिर। क्योंकि जो नेल है, ये जो कील है, ये कील कहाँ पर लगी हुई है? रबर कॉर्क में। रबर कॉर्क क्या है? इंसुलेटर। रबर कॉर्क इंसुलेटर है। अगर रबर कॉर्क की जगह कुछ आयरन का होता या कॉपर का होता, तो नेल इसमें टच होती और वो इसके साथ जुड़ा हुआ है ही, तो फिर करंट आपका इस वायर से इस वायर तक पहुंच जाता और फिर आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता। स्विच जो लगा रखा है, ये सिर्फ बटन है, मतलब जो आपका स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने के लिए, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। तो सर्किट अपना यहाँ से करंट आता और सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है। तो अब क्या है कि रबर कॉर्क है तो इंसुलेटर है, तो बल्ब नहीं जलेगा, पहली चीज। अब मैंने क्या करा, दूसरे स्टेप पर मैंने क्या करा कि मैंने इसमें डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाल दिया कुछ इस तरह से कि ये भी उस NaOH में भीग जाए, ये जो है हमारा पहली वाली नेल, और दूसरी वाली नेल भी भीग जाए और बीच में भी डाइल्यूट NaOH हो। ठीक है। तो क्या होगा कि करंट इसमें आया, डाइल्यूट NaOH क्या है? एक कंडक्टर है। तो करंट इस नेल तक आएगा, इस वायर के थ्रू इस नेल तक आएगा, फिर इस NaOH सॉल्यूशन में जाएगा, ये कंडक्ट करता है, इस वजह से इस पर टच करेगा करंट आपका, और फिर आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो फर्स्ट जो दे, ये तो एक्चुअल की कंडीशन है कि ऐसा होगा। फर्स्ट में क्या दे रखा है? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो ये तो गलत है। वो एसिडिक हो या बेसिक हो, इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो या बेसिक हो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, वो एसिडिक हो या बेसिक हो, वो कंडक्ट करेगा ही करेगा, दोनों कंडक्ट करते हैं, एसिड भी और बेस भी। ठीक है। सेकंड है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। ये बिल्कुल ठीक है कि बल्ब जो है वो जलेगा क्योंकि NaOH एक अच्छा बेस है, और बेस का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसके आयंस स्प्लिट हो जाते हैं। जब भी हम उसमें करंट पास करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, तो उसके आयंस टूट जाते हैं, एनायंस और कैटायंस अलग अलग हो जाते हैं, और वो एनायंस और कैटायंस ही कंडक्शन करते हैं, वो ही कंडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब कंडक्शन होगा। तो ऑप्शन सेकंड तो बिल्कुल ट्रू है। फिर देखते हैं, सेकंड ट्रू है तो सेकंड के साथ फोर्थ वाला चेक कर रहे हैं कि ट्रू है या नहीं, लेकिन फिर भी थर्ड भी देख लो। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। भाई सर्किट तो कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन ना भरा होता तब मैं कहता सर्किट इनकम्प्लीट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डाइल्यूट NaOH है, तो ये वाला नेल और ये वाला नेल इस लिक्विड सॉल्यूशन की वजह से आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो मैं कहता कि फिर तो बीच में कुछ नहीं है, बीच में एयर है बस, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होता सर्किट, तो सर्किट तो कंप्लीट है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये बोल रहे हैं सर्किट इनकम्प्लीट है लेकिन सर्किट कंप्लीट है। मुझे सही वाला ऑप्शन बताना है, फोर्थ है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है। वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका बेस हो, अगर आपका एसिड हो, बल्ब फिर भी जलेगा ही जलेगा। तो ये ऑप्शन फोर्थ भी गलत है, तो केवल सेकंड वाला सही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए? बताइए बेटा, अक्षरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, when an acid dissolves in water it releases when an acid dissolves in water it releases डैश। ऑप्शंस दे रखे हैं, H प्लस आयन, ऑप्शन बी है OH माइनस आयन, ऑप्शन सी है H माइनस आयन, ऑप्शन डी है H3O2 प्लस आयन। बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए, जब भी कभी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से आयंस रिलीज करता है? H प्लस आयंस। अच्छा बेस होता तो वो कौन से करता? OH माइनस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
Which of the following are present which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? In a dilute aqueous solution of hydrochloric acid. ऑप्शन ए है H3O प्लस Cl माइनस। उधर कर रहा हूं। H3O प्लस Cl माइनस। ऑप्शन बी है H3O प्लस OH प्लस। ऑप्शन सी है Cl माइनस प्लस OH माइनस। ऑप्शन डी है अनआयनाइज्ड HCl। अनआयनाइज्ड HCl। ठीक है, बता देंगे ऐसे ही। ऑप्शन ए H3O प्लस Cl माइनस। अगर किसी को भी ध्यान ना हो तो मैं बताता हूँ कि जो नोट्स में आपको ना एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवा रखी है कि जो H प्लस आयंस होते हैं, जितने भी एसिड्स हैं, उन एसिड्स में सब में क्या होता है कि जब वाटर में उसको डिसॉल्व कर देते हैं तो H प्लस आयंस लिबरेट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं। होता क्या है कि हमने किसी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करा तो पानी तो मौजूद है ना उसमें, तो H प्लस आयन बहुत देर तक H प्लस आयन के तौर पर नहीं रह सकता। होता क्या है, फिर वो H2O के साथ में जुड़ जाता है और H2O के साथ में जुड़कर वो हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस आयन की तरह से एग्जिस्ट करता है उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि H प्लस आयन लिबरेट तो होते हैं, लेकिन H प्लस आयंस H प्लस आयंस की तरह से वो बहुत देर तक नहीं रह सकते। वो क्या होता है कि क्योंकि उसके अंदर H2O पहले से ही मौजूद है, आपने क्या करा, आपने पानी में ड्रॉप करके एसिड मिलाया उसको डाइल्यूट करने के लिए, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब एसिड में जब हम धीरे धीरे करके पानी में जब हम धीरे धीरे करके एसिड मिला रहे हैं तो होता क्या है कि H प्लस आयन लिबरेट होने लगते हैं, लेकिन H प्लस आयन ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि पानी बहुत सारा मौजूद है उसमें, तो वो पानी के साथ कंबाइन करके H3O प्लस आयन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा H3O प्लस आयन बन जाएगा। एक चीज तो ये समझ में आती है ना कि जब हमारे पास HCl है, अब HCl को हमने ऐड कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप विद वाटर, इसके अंदर पानी इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, तो जब पानी में किसी एसिड को डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि पानी में किसी चीज को मिक्स करने की वजह से उसके आयंस का अलग अलग टूट जाना। तो आयंस क्या होंगे, हाइड्रोजन प्लस H1 प्लस या प्लस बोल दीजिए बस, और Cl माइनस। तो Cl माइनस तो बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो H प्लस है ये H प्लस H2O के साथ बहुत देर तक अलग नहीं रह सकता, ये H प्लस H2O के साथ मिक्स होकर H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो H3O प्लस और Cl माइनस आयन हमको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? अक्षरा यस क्लियर सर। है? ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में यस सर। 43 है। ओके ओके, 43 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि 43 में मैं ऐसे ही पढ़कर बता देता हूँ आपको, आसान है। द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डैश आयंस प्रोड्यूस्ड।
तो ऑप्शंस दे रखा है H प्लस आयन, OH माइनस आयन, H3O प्लस आयन और Na प्लस आयन। OH माइनस, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं, जिसके पास जितने ज्यादा OH माइनस आयंस होंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 44। ये कुछ कुछ 42 से मिलता जुलता है और एग्जाम्पलार का है, इसलिए नोट करवा रहा हूँ। 44 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। Which of the following is are true when HCl gas is passed through water? When HCl gas is passed through water. First है, it does not ionize. It does not ionize in the solution. It does not ionize in the solution as it is a covalent compound. As it is a covalent compound. Second, it ionizes in the solution. It ionizes in the solution. Third है, it gives both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. It gives both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. And hydroxyl ion in the solution. Fourth है, it forms a hydronium ion in the solution. It forms a hydronium ion in the solution. It forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule. Due to the combination of hydrogen ion with water molecule. ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली। ऑप्शन बी है सेकंड, सॉरी थर्ड ओनली। ऑप्शन सी है सेकंड एंड फोर्थ।
और ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। देखिए वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। जब HCl को पानी में घोल दिया जाता है तो फर्स्ट देखिए डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट तो है HCl, ठीक है, लेकिन वो आयनाइज नहीं करता, ये गलत है। सेकंड है इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। वो आयनाइज, आयनाइज का मतलब क्या है कि वो अपने आयंस में अलग अलग टूट जाता है, H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, वो टूट जाता है। ठीक, तो सेकंड ट्रू है। थर्ड है इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल कहाँ से आ गया है तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है। फोर्थ पर आओ, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है, तो ये फोर्थ हमारा ट्रू है। सेकंड और फोर्थ यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ये भी एग्जाम्पलर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? ऑप्शन ए देखिए वाटर, water is less than acetic acid is less than hydrochloric acid। मैं HCl लिख रहा हूं। ऑप्शन बी है वाटर इज लेस देन HCl इज लेस देन एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड इज लेस देन वाटर। इज लेस देन वाटर इज लेस देन HCl। ऑप्शन डी है HCl इज लेस देन वाटर। तो ये जो लेस देन वगैरह दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम ये जानते हैं कि वाटर जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक होता है ना, तो ये सी और डी तो बिल्कुल गलत है। सी और डी तो बिल्कुल गलत है। तो सबसे सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो वाटर होता है, तो वाटर से थोड़ा, वाटर को पी सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है जो विनेगर में डलता है, तो एसिटिक एसिड को पी तो नहीं सकते क्योंकि गला खराब हो जाएगा, लेकिन हाँ टेस्ट जरूर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको चख सकते हैं हम कि वो खट्टा होता है, उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ उसके अंदर एसिड है। HCl को तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो HCl की ही है, वाटर, एसिटिक एसिड और HCl, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था एसिडिक स्ट्रेंथ का। सर। हाँ समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाँ तो जो म्यूकस है वो बेस होता है क्या, कि वो न्यूट्रलाइज कर लेता है या फिर कोई प्रोडक्टिव लेयर कर लेता है? नहीं, देखो ये ये मैं पहले भी हम इसके बारे में ना डिस्कस कर चुके हैं।
जो HCl होता है, HCl हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है, और स्टमक में जो HCl होता है, HCl की जो वैल्यू होती है वो 2.5 1.5 से 2.5 के बीच में होती है। अगर उससे ज्यादा कम हो जाता है तो हमें थोड़ी जलन होने लगती है पेट में, तो हमें ये लगने लगता है कि हाँ हमको एसिडिटी हो रही है। ठीक है। हम माउथ की बात करते हैं तो 4.5 से 5 के बीच का जो HCl है, 4.5 से 5 के pH के बीच का HCl हमारे माउथ में भी होता है। उसी की वजह से सलाइवा जो है, वो सलाइवा का भी काम ये होता है कि कोई भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं तो उसको वो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसमें होता क्या है कि जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर एक कवरिंग ऐसी होती है कि उस कवरिंग से किसी भी तरीके का जो 4.5 से 5 पीएच वाला जो HCl है वो नुकसानदायक नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर वो एसिडिक, उसका जो पीएच वैल्यू है माउथ के अंदर अगर वो रिड्यूस होने लगे तो फिर हमारे मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है, और धीरे धीरे जो हमारे दांत हैं वो खराब होने लगते हैं, और इट लीड्स टू प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड पायरिया। सुना होगा, पायरिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें गम्स खराब होने लगते हैं। और अगर मान लीजिए इस रूम में कोई पायरिया का पेशेंट बैठा हो ना तो आप बैठ नहीं सकते, मतलब वो बोलेगा और आप भाग जाओगे यहाँ से, इतनी गंदी स्मेल आती है उसके मुंह से। तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। और खास तौर पर जब धीरे धीरे एज बढ़ने लगती है, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि रात में ब्रश करना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो जो स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग जो है वो उस हार्मफुल एसिड को कंट्रोल करके रखती है कि वो हमारे बाकी के पार्ट्स के, बॉडी के बाकी पार्ट्स को खराब ना करने पाए। ठीक है ना। तो इस वजह से होता तो है HCl हमारे स्टमक के अंदर, लेकिन हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि वो उतना ही सिक्रीट होता है जितना हम खाना खाते हैं। हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, हाँ हम बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। और फिर क्या होता है कि खाने को भी डाइजेस्ट होने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है कि इतने टाइम में वो डाइजेस्ट होगा, लेकिन उतनी देर तक एसिड अपना काम करता रहता है, तो तब जब हम ज्यादा खाते हैं तब हमको ज्यादा खट्टी डकारें आने लगती हैं, और फिर प्रॉब्लम होने लगती है, जलन होती है पेट में। समझ गए। यस सर। हाँ, तो HCl जो है वो होता है स्टमक के अंदर लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए। वो शादियों वादियों में ज्यादा खा लेते हैं ना, तो होती है दिक्कत, फिर हाजमोला खानी पड़ती है। चलिए जी, आगे नोट करें क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? When a small amount of acid is added to water. इन्होंने 4 फिनोमेना दे रखे हैं, और याद रखिएगा एसिड को ही पानी में मिलाया जाता है, पानी को एसिड में नहीं मिलाते कभी भी। पानी को एसिड में इस वजह से नहीं मिलाते, वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और वो पानी जो है वो एकदम से इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के साथ साथ एसिड की कुछ बूंदें जो हैं वो ऊपर से ऊपर निकल सकती हैं, तो वो हमारे हाथ को, फेस को खराब कर सकती हैं। तो इसमें देखिएगा 4 फिनोमेना दे रखे हैं। फर्स्ट है आयनाइजेशन, सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड है डाइल्यूशन, और फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन। फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड,
ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। और ऑप्शन डी है सेकंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब एक थोड़ा सा एसिड को हम पानी में घोल देते हैं, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम मिलाते हैं, तो होता क्या है? देखिए आयनाइजेशन तो होगा नहीं। आयनाइजेशन तो कब होगा? जब थोड़ा सा ज्यादा हम उसको डालेंगे पानी के अंदर। नहीं, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन क्या है? वो इसी तरह से जैसे आप देखिए HCl का भी एक एग्जांपल देखा था कि HCl को पानी के अंदर डालेंगे तो आयनाइजेशन हो जाएगा, H प्लस अलग टूट जाएगा, Cl माइनस अलग टूट जाएगा। आयनाइजेशन तो होगा। न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहते उसको। न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो ये नहीं होगा। डाइल्यूशन ऑब्वियसली होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। बस एसिड को डाइल्यूट ही तो करते हैं। तो आयनाइजेशन और डाइल्यूशन दोनों सही है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले बता दें। अक्षरा, सक्षम, बताइए क्लियर है? उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। तो थ्योरेटिकली है, ऐसे ही पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है वो गलती से किसी स्टूडेंट के हाथ पर गिर जाता है तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन। ऑप्शन बी है वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी है आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ऑप्शन डी है न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मतलब एसिड जो है, एसिड जब हमारे हाथ पर गिर गया गलती से, तो अगर अब वो एसिड अगर गिर गया है हाथ पर तो क्या होगा? हाथ ही जल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज करेंगी। ऑप्शन ए है वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन क्या है? जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा, उस सॉल्यूशन से हाथ को धोना है। ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा है वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जानते हैं क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छा, ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी देखिए, आफ्टर आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब खूब सारे पानी के साथ हमने हाथ को धो लिया अच्छे से। अप्लाई अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ठीक है, अप्लाई अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस। तो हम एसिड को, एसिड पर हम एकदम से अगर बेस को डालते हैं तो वो जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन एकदम से ना हीट जनरेट करता है। हाँ इतना तो है कि वो एसिड की एसिडिटी को खत्म कर देता है, पर तब तक हाथ जल चुकेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है कि एसिड पर हम बेस डाल दें, वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। हमें एसिड न्यूट्रलाइज नहीं करना, हमें अपना हाथ जलने से बचाना है। ठीक है, एसिड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उससे, लेकिन वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो 1-2 मिनट के अंदर ही इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि बस पूरा स्कूल आवाज सुनेगा फिर कि क्या हुआ ये। तो इसी वजह से करवाते नहीं है ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना। ये जनरली टीचर ही करता है या फिर जो लैब असिस्टेंट होता है वही करके दिखाता है कि देखिए ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद भी कहते हैं कि भाई अब ये न्यूट्रल हो गया, टेस्ट ट्यूब टच करके देख लो। टेस्ट ट्यूब टच करके देख लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं भाई अब आप इसमें हाथ भी डालकर देख सकते हैं, अब आपका हाथ जलेगा नहीं। लेकिन कोई भी बच्चा करता नहीं है। फिर कुछ एक्सीडेंट्स भी ऐसे हो चुके हैं, तो इस वजह से करवाते ही नहीं है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो गलती से स्टूडेंट्स का पता नहीं, लैब में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। कुछ तो केमिस्ट्री लैब में जाके वो टोंटियां लगी रहती हैं ना, उन्हें चला देते हैं वैसे ही कि नहीं मैंने नहीं करा, इसने करा था, फालतू में ऐसे ही बस। कुछ होली खेलना शुरू कर देंगे वहां पर बहुत सारे। आप लोगों को तो पता नहीं ना, गए ही नहीं, अब 2 साल से बेचारे घर ही बैठे हो।
चलिए, अच्छा 1 नवंबर से स्कूल खुल रहे हैं, 1 तारीख से दिल्ली में तो खुल रहे हैं। सर हमारे तो खुले हुए हैं। नहीं, अच्छा हाँ, तुम तो 10th क्लास में हो ना। सभी बच्चों के लिए 1 नवंबर से स्कूल खुल रहे हैं, दिल्ली के तो खुल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो खुल ही रहे हैं ना। और मतलब नर्सरी से लेकर और ऊपर तक। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है होने ही वाला होगा ये काम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या होगा कि हमने पानी से खूब अच्छे तरीके से हाथ को धो लिया, अगर उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत एसिड बच जाता है, कुछ लगा रह जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक पेस्ट लगा लिया हाथ पर। तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा एसिड अगर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है कि आफ्टर आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारे पानी के साथ धोने के बाद अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। इससे दिक्कत क्या हो जाएगी कि अगर थोड़ा बहुत एसिड बचा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत एसिड बचा हुआ है, तो आपने उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया कि वो थोड़ा बहुत एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब चक्कर क्या है कि वो थोड़े बहुत एसिड को न्यूट्रलाइज क्या करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में बहुत खतरनाक बेस होता है। ठीक है ना। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वही हाथ को जला देगा। तो जो हमारा पर्पज है कि भाई एसिड से तो जले नहीं, बेस से जल गए, तो इस वजह से ज्यादा अच्छा क्या है कि आप उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा लगा लो। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, खाने का सोडा है, वो हाथ पर लगा भी रह जाए तो वो हाथ को जलाएगा नहीं। और थोड़ा बहुत अगर एसिड है, क्योंकि आपने एसिड तो सारा साफ कर दिया, थोड़ा बहुत अगर एसिड लगा गया तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर ही देगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें ज्यादा सही है। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को, बताइए। यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statements is correct about an aqueous solution which of the following statements is correct about an aqueous solution is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? Of an acid and of a base. ऑप्शन फर्स्ट है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। ऑप्शन ए है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये कैसा है, सही है कि गलत है? गलत है ना, इसको तो काट दो। ऑप्शन बी देखिएगा, हायर द पीएच वीकर द एसिड। हायर द पीएच वीकर द एसिड, ये ठीक है। चलिए जी, ये ठीक हो गया, वीकर द एसिड ये ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। ये सही है कि गलत? ये भी गलत है। ऑप्शन डी है लोअर द पीएच वीकर द बेस। लोअर द पीएच वीकर द बेस। ठीक है, ये सही है।
तो बी और डी इसमें करेक्ट है। ठीक, तो अब यहाँ कहाँ तक है हम, 48 था ये, इसमें टोटल 98 तो ये एमसीक्यूज वाले हैं, बाकी रीजन असर्शन वाले हैं। फोटो भेजता हूँ इसकी, ठीक है, ट्राई करिएगा बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं।